नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कुछ जो भी कमी हो प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉच माय वीडियो। महेंद्र सिंह धोनी ने देखो अंतर्राष्ट्रीय वनडे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वो मैच खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है, सॉरी। तो धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे कैरियर की शुरुआत वैसे 2004 में की थी और वह भारत के ना सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर में से एक थे, है ना। और धोनी की कप्तानी भारत में आईसीसी टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा था। ये सबसे बड़े टॉप के थे। उन्होंने मैं कल नहीं परसों 7:30 बजे उन्होंने संन्यास ले लिया है। 7:31 पे उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में ही 2007 में भारत के पहले T20 का खिताब जीता था। इनके बाद वे श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी भारत में करीब 28 साल बाद वर्ल्ड कप का विजेता बना था। उन्होंने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी पर भी कब्जा कर लिया था। वो पहले कप्तान थे जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल में इनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब तक हर सीजन के अंतिम चरण में पहुंची है। उन्होंने ये चार नहीं है, चरण है ना। और उन्होंने 3 बार खिताब जीता है। धोनी साल 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग के साथ हैं। 2 साल तक अब उनकी टीम आईपीएल में शामिल नहीं रही है। अब तक राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के लिए खेला है इन्होंने। सुरेश रैना का भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हो गई है। उन्होंने भी 15 अगस्त को कर दी थी संन्यास की घोषणा। इससे पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने भी संन्यास की घोषणा की थी। वैसे ये दोनों पक्के फ्रेंड हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड है, तो उसकी वजह से। और रैना ने टेस्ट में 19 मार्च में 26.18 की औसत से 768 रन बनाए हैं। वनडे में रैना ने 226 मैच खेले हैं। 35.31 की औसत से 5,615 रन बनाए। और वनडे में रैना ने 5 शतक और 36 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने संन्यास की घोषणा, क्योंकि क्रिकेटर की वो इतनी वो होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो चाहिए एनर्जी वगैरह, तो इसीलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय। वो वनडे से बिल्कुल नहीं किया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इससे पूर्व ना 16 अगस्त 2017 को इनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनको वो हो गया था। फिर 16 अगस्त 2018 को इनकी, जैसे ही मुझे याद है जब उनकी डेथ हुई थी, तो 15 अगस्त को जैसे ही हम मना के वो सब हुआ था, तो उसके बाद में ना 16 अगस्त को उनकी डेथ की खबर आ गई। तो इस मतलब 15 अगस्त मना मनु के ही गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी वैसे 3 बार है ना पीएम भी रहे थे। कब कब रहे थे? एक तो 13 दिनों के लिए 1996 में, फिर वापस 1998 में 13 महीनों के लिए बने थे, फिर 1999 से 2004 तक 5 साल तक बने थे। और वो ऐसी भारत की मतलब गठबंधन सरकार स्टार्ट हो गई थी जब है ना हमारी इंदिरा चली गई। उसके बाद में ये राजीव गांधी है, उसके बाद में तो सरकारें आई गई, आया राम गया राम, वो वाली बात थी। तो उस समय ना गठबंधन सरकार में ये पहली सक्सेसर सरकार वाजपेयी की थी, जो 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल पूर्ण हुआ था। और वाजपेयी जी वैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। उन्होंने देखो ना परमाणु परीक्षण करवाया था, दूसरा बुद्धा अगेन स्माइल वाला, है ना। और फिर उन्होंने ना मिड डे मील है ये कुछ, और कारगिल युद्ध का तो इसकी उपलब्धि सबसे बड़ी है। कारगिल युद्ध पहले तो इन्होंने ना फरवरी 1999 में इन्होंने ना पाकिस्तान से वो बस की यात्रा की थी। फिर जुलाई 99 में ये ना कारगिल पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। तो फिर इन्होंने ना ऑपरेशन विजय चलाया था, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो उनके काल में ये कारगिल युद्ध, और सबसे टॉप वो अभी हाल ही में 21वां कारगिल युद्ध मनाया गया है, मतलब विजय दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को मनाते हैं, वैसे वो स्टार्ट हो गया था। और उन्होंने है ना देखो, उन्होंने ना 2001 में ना अंत्योदय योजना भी प्रारंभ की, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना भी प्रारंभ की। इस कारण उनको है ना
2015 में ना भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है उन्हें। तो ये है। बाकी ये कवि थे, सबसे बहुत अच्छे कवि थे, कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे। ये जब 15 अगस्त आती थी ना तो उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, हैं। ITBP द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम फ्रीडम रन अभियान आयोजित। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ITBP द्वारा फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान आयोजित किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। यह अभियान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। खेल मंत्रालय केंद्रीय खेल मंत्री हैं, देखो केंद्रीय खेल, ये भी आ सकता है किरेन रिजिजू, है ना। तो किरेन रिजिजू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 अगस्त ये है ना विशेष अभियान का शुभारंभ 14 अगस्त को किया गया था। तो ये भी है, कभी कभी ध्यान रखना, मंत्रियों के बारे में पूछ ले, खेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, मतलब विदेश मंत्री कौन है, क्वेश्चन ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, फिर वहाँ पे आप घबरा सकते हो। ब्रिक्स देशों के कार्य समूह की चौथी बैठक हुई है। तो ब्रिक्स नशीले पदार्थ को तस्करी को रोकने के लिए ब्रिक्स देशों के कार्य समूह की चौथी बैठक 16 अगस्त को आयोजित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। इस प्रतिनिधि का मंडल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, ये इनके 2-3 कंट्रोल है ना। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना ने किया है, ये भी ध्यान रखना ना। जबकि रूस, ब्राज़ील, चीन, दक्षिणी अफ्रीका का प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया था और बैठक में नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भारत ने ब्रिक्स के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान पर जोर दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का नाम कैसे पढ़ा आप देखिए, ये देखिए, ये ब्रिक्स हैं जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, तो ये सब है ना, ये देश शामिल, इनके कैपिटल अक्सर बड़े अक्षर का हुआ। सबसे पहले तो इन चारों देशों ने वो ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स देश है ना उभरती हुई अर्थव्यवस्था। अमेरिका का एक पत्रकार था, उसने बोला था, ब्रिटेन का था, पता नहीं अमेरिका, उसने बोला था कि ये चारों देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस वजह से इन देशों ने ये ना एक अंतर सरकारी समूह नहीं, एक ऐसा मंच, ये ऐसा ना समूह है, ओनली कार्य करने वाला समूह, ये मंच नहीं है, कुछ वो संस्था या मंच नहीं है, एक सब समूह है जो अपने हितों की, वो अपने अपने अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए वो कार्य करते रहते हैं। तो ब्रिक्स है और ये बैठक में नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया है। भारत तो इस संबंध में पहल करता ही करता है। तो अभी थोड़ा चीन से मुटाव है तो वो भारत थोड़ा वो है। देखिए हाल ही में ना एक जम्मू कश्मीर से हाल ही में एक रिपोर्ट, मतलब वो एक रिसर्च आया है, कुछ भी बोल सकता आप। तो रिसर्च में कहा गया है कि भाई जम्मू कश्मीर में 95% बच्चे ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं। वो भी आपको पता है मुस्लिम है। कहा जाता है कि मुस्लिम है ना इंडियन, मतलब मुस्लिम है ना हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई नहीं करते हैं, हिंदू विद्यालयों में वो ना मदरसों में ना करते हैं, अपनी मदरसों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ने ना बहुत अच्छा कर दिया है, मतलब खुलासा कर दिया है कि भाई वहाँ पे भी अब मुसलमानों में भी सुधार होने लगा है। वो भी एक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ना बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने ना जम्मू कश्मीर के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में 95% बच्चे, और सबसे ज़्यादा वहीं के पढ़ते हैं। और भारत में ना लिटरेसी, मेल लिटरेसी रेट की बात करें ना तो 84.7 है, और फीमेल की बात करें ना तो 70.3 है। और आपको पता है सबसे कम है ना बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में वो ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, घनत्व भी ज़्यादा है, तो इस वजह से 6% ही लोग है ना इंग्लिश में वो पढ़ते हैं, है ना। और राजस्थान में तो वैसे लिटरेसी रेट कम ही है। देखिए अब है ना केंद्र सरकार ने है ना मानसून सत्र के लिए तैयारी की है, और ये कोरोना काल का पहला समय है जब अब मानसून सत्र की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसमें बदलाव ये है कि लोकसभा की चैम्बर अलग होगी और राज्यसभा की वो अलग बैठेंगी, क्योंकि कोरोना का चल रहा है ना, इस वजह से। तो इन्होंने कहा कि मानसून सत्र की सितंबर में मानसून से शुरुआती दौर में होने की संभावना है, तो इन्होंने ये बोला था। तो
और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्यसभा के सचिवालय के मुताबिक कि ऊपरी सदन के सदस्यों को दोनों चैम्बर दीर्घाओं में बैठा जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में इस तरह की व्यवस्था होगी जहां 60 सदस्य चैम्बर में बैठेंगे और 50 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे, मतलब अलग अलग। और इसके अलावा बाकी 122 लोकसभा के सदस्य के चैम्बर में बैठेंगे। 132 लोकसभा के सचिवालय ही सदस्यों की बैठकों के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। दीर्घाओं से भागीदारी के लिए पहली बार बड़े डिस्प्ले वाली स्क्रीन और कंसोल लगाए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल इतना बढ़ चुका है कि यूपी में कल एक और मंत्री की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, और इससे पहले भी बहुत सारी डेथ, एक और डेथ हो चुकी। तो ये कोरोना वो है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। और एक और बात बता दूँ, सार्क देशों में भारत की स्थिति ना सबसे ज़्यादा है। भारत का जो क्या बोल सकते हैं आपको, ये भंडारण है ना मुद्राओं का सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सार्क देशों में भारत का ही है। तो ये है, ये देखिए अभी हाल ही में इजराइल से समझौता हुआ है ना। तो इजराइल यूएई शांति समझौता हुआ है। ये वाशिंगटन ब्रोकेड समझौता है जिसे इजराइल यूएई शांति समझौते के रूप में वाशिंगटन ब्रोकेड समझौता जिसे इजराइल यूएई शांति समझौता के रूप में जाना जाता है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र को अपने हिस्से में जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा। इस समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना को निलंबित कर देगा। वेस्ट बैंक एक वो है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका मुख्य शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी राम अल्लाह, ये भी है। फिलिस्तीन की राजधानी का नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है। तो राम अल्लाह है। और इन्होंने 6 दिवसीय अरब इजरायली युद्ध 1967 में अपनी नियंत्रण रेखा में ले लिया था। उसके बाद वहाँ पे बस्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक है ना। तो ये है, देखिए समझौते की पृष्ठभूमि है ना, वर्ष 1971 से ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई है ना फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता था। हाल ही के वर्षों में ईरान के साथ साझा दुश्मनी, लेबनान के आतंकवाद समूह हिजबुल्लाह के कारण खाड़ी देश अरब देशों में इजराइल के बीच निकटता आ गई है ना। आतंकवादी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास के कारण दोनों देशों में निकटता भी बढ़ी है। और इसकी प्रक्रिया प्रत्येक देश में अलग अलग है। वैसे अमेरिका ने इनका समर्थन किया है, फ्रांस ने किया है, जर्मनी ने किया है, सब देशों ने अलग अलग किया है। और इजराइल प्रस्तावित समझौता वेस्ट बैंक के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी फिलिस्तीनियों की सीमित सहायता प्रदान करते हुए वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। यह घोषणा इजराइल के अरब देशों के साथ संबंधों की निकटता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है। और वैसे ना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है ना को ऐसे समय में राजनीतिक रूप में मदद कर सकता है जब इजराइल की गठबंधन सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू वॉच माई वीडियो। कैसा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करो, बताएं कैसा लगा। थैंक यू।